सभी लोगों को नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, शंभू, जय श्री राम। श्री राम आई विल अटेंड क्लासेस। आयुर्वेद फार्मासिस्ट यूपी ट्रिपल एससी 2026 में जो एग्जाम 20 सितंबर के आसपास होने वाला है। एग्जैक्टली कहा जाए तो जैसे इंफॉर्मेशन उसके अनुसार 20 सितंबर को होने वाला है 1002 पद के लिए। उसके लिए क्रैश कोर्स टाइप का बैच है ये, जिसमें कि हम लोग शुरुआत कर रहे हैं आयुर्वेद के परिचय एवं स्वस्थ वृत्ति से। अगर इस टॉपिक में देखें तो आपके सिलेबस में सबसे पहले अष्टांग आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, मतलब जो प्रश्न पूछा गया है रीडिंग टॉपिक में जो दिया गया है वो है अष्टांग आयुर्वेद। अष्टांग आयुर्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो इन जनरल आयुर्वेद को 8 अंगों में विभाजित किया गया है। एक डिपार्टमेंट वाइज अगर हम बात करें, ऐसे तो षोडशांग आयुर्वेद भी कहा गया है, 16 अंगों में डिवाइड किया गया है। अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन भी किया गया है। सुश्रुत सूत्र पहला अध्याय, चैप्टर का नाम है वेद उत्पत्ति अध्याय। इसमें आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपांग कहा गया और ये कहा गया कि प्रजा के पालन की दृष्टि से जिस प्रजा का निर्माण भगवान स्वयंभू अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा किया गया, उन्होंने एक संहिता लिखी जिसका नाम है ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता, और इस ब्रह्म संहिता में श्लोक शत सहस्रम, शत मतलब 100, सहस्र मतलब 1000, 1000, मिला करके ये हो जाएगा 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 श्लोक और अध्याय सहस्रम 1000 अध्याय अर्थात चैप्टर्स इस किताब में कितने हैं 1000। अगर इन जनरल आप बात करें तो ये निकल करके आएगा कि एवरी चैप्टर काउंट्स 100 श्लोक। दैट मीन्स प्रत्येक अध्याय में 100 श्लोक हैं। किसने किया ये? भगवान स्वयंभू ने। फिर उन्होंने नोटिस किया कि अल्प आयु व्यक्ति की आयु कम है, 1000 अध्याय और 100 श्लोक संपूर्ण आयुर्वेद को पढ़ना अल्प मेधस्त्वम और मेधा बुद्धि कम होने के कारण च आलोक्य नराणाम, मनुष्यों को जब उन्होंने देखा तो भूयो अष्टधा प्रणीतवान, उन्होंने उस आयुर्वेद को 8 भागों में डिवाइड कर दिया जिससे कि आदमी उसको इजीली समझ सके और जिसको जिस विषय की आवश्यकता हो वो उस विषय का अध्ययन कर सके। अगर हम टेबल पॉइंट ऑफ व्यू इस पॉइंट को देखना चाहें, इस पूरे बिंदु को, तो अष्टांग आयुर्वेद दैट मीन्स आयुर्वेद के 8 अंग हैं। ऐसे भी अगर कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और वहां पर एक ऑप्शन में 8 और एक ऑप्शन में 16 अंग लिखा रहे तो आप बोथ आंसर टिक करके आएंगे, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। वरना कई बार आदमी कंफ्यूज होता है कि सर यहाँ तो अष्टांग और षोडशांग लिखा गया है, तो दोनों ही है। अष्टांग आयुर्वेद का विभाजन किसने किया? कुछ लोग कहते हैं आज देव भगवान धन्वंतरी जी के द्वारा किया गया, बट अगर आप सुश्रुत संहिता देखें जो कि शल्य प्रधान ग्रंथ है तो स्वयंभू ब्रह्मा जी के द्वारा, स्वयंभू ब्रह्मा जी के द्वारा रचित संहिता का नाम है ब्रह्म संहिता। और ये ब्रह्म संहिता में 1000 अध्याय हैं और 1,00,000 श्लोक। ठीक, एवरी चैप्टर काउंट्स 100 श्लोक इन ईच चैप्टर। फिर बात आती है, प्रश्न आता है कि हमारे पास वेद 4 हैं और अगर आप क्रमशः चलें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आयुर्वेद इसी अथर्ववेद का उपांग है, ऐसा सुश्रुत संहिता में लिखा गया है। और इन जनरल आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि आयुर्वेद किस वेद का उपवेद है? आपका आंसर होगा अथर्ववेद। मैंने ये उपांग शब्द यहाँ पर इसलिए लिखा क्योंकि श्लोक में उपांग शब्द आया है और आजकल का जैसा ट्रेंड चल रहा है पेपर का, उसके अनुसार एग्जाम में उपांग पूछा जा सकता है। अगर उपांग पूछे तो आप लोगों को ऐसा नहीं लगे कि भाई ये कौन सा नया शब्द पूछ लिया गया। उपांग मतलब उप अंग, मतलब उसके एक डिवीजन की बात की जा रही है। फिर बात आती है अष्टांग आयुर्वेद, 8 अंगों में आयुर्वेद को डिवाइड तो किया गया,
लेकिन क्या सभी ने उसकी डेफिनेशन दी है? तो नहीं। अष्टांग आयुर्वेद की परिभाषा का मतलब ये नहीं कि पूरे अष्टांग का डेफिनेशन दिया, नहीं, प्रत्येक अलग-अलग का जो 8 अंग हैं, प्रत्येक अलग-अलग अंग की परिभाषा सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के पहले अध्याय में बताई गई है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। ये है अष्टांग आयुर्वेद। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिर्फ इतना टिक कर लीजिए कि अष्टांग आयुर्वेद चरक संहिता के सूत्र स्थान के 30वें अध्याय में, चैप्टर का नाम अर्थरस महामूली अध्याय, सुश्रुत संहिता के पहले अध्याय में चैप्टर का नाम वेदोत्पत्ति अध्याय, और अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय के पहले अध्याय में, और चैप्टर का नाम है आयुष्कामी अध्याय। आयुष्कामी अध्याय। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान देनी होती है कि आप लोगों के एग्जाम में भी ये प्रश्न आ सकता है, और अमूमन बहुत जगहों पर आता भी है, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है कि चरक संहिता के पहले अध्याय का नाम क्या है? दीर्घंजीवती अध्याय। सुश्रुत संहिता के पहले अध्याय का नाम क्या है? वेदोत्पत्ति अध्याय। अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह दोनों अलग अलग किताबें हैं। अष्टांग संग्रह वृद्ध वाग्भट के द्वारा लिखी गई है, अष्टांग हृदय लघु वाग्भट के द्वारा लिखी गई है। अष्टांग संग्रह 6वीं शताब्दी की रचना है और अष्टांग हृदय 7वीं शताब्दी की रचना है। ये दोनों ही किताब का जो पहला चैप्टर है वो आयुष्कामी अध्याय है। यहाँ पर भी अष्टांग आयुर्वेद के विभाजन की बात की गई है। अष्टांग आयुर्वेद के विभाजन की बात चरक सूत्र 30/28 में भी किया गया था। पहले अध्याय का 5वां श्लोक है ये अष्टांग हृदय सूत्र 1 में। फिर ये मैंने टेबल बनाया हुआ है आप लोगों के आसानी के लिए, जिससे आप इसको समझ सकें एक एक अंग। और यहाँ पर सबसे जरूरी चीज ये है कि यहाँ एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि किस नंबर पर किस अंग को रखा गया। सबसे पहली बात काया चिकित्सा की बात की जाए, चरक संहिता, आप सभी इसको नोट डाउन कर लीजिए कि चरक संहिता काया चिकित्सा प्रधान ग्रंथ है। ठीक। सुश्रुत संहिता शल्य प्रधान ग्रंथ है। और वाग्भट इन जनरल मैंने लिखा है, बट इस वाग्भट में 2 वाग्भट बेसिकली आते हैं, वृद्ध वाग्भट जिन्होंने अष्टांग संग्रह की रचना की, और लघु वाग्भट जिन्होंने अष्टांग हृदय की रचना की। ये दोनों भी काया चिकित्सा प्रधान ग्रंथ हैं। इसीलिए इसी बात को देखते हुए आप इसको नोटिस करिए कि चरक संहिता में सबसे पहला अंग लिखा गया काया चिकित्सा, वाग्भट में भी पहला है काया चिकित्सा। इसके बाद तुरंत के बाद में आप जब आएंगे तो आचार्य चरक ने शालाक्य का उल्लेख किया, फिर शल्य का उल्लेख किया, और यहीं पर आप लोगों को पता होगा फादर ऑफ सर्जरी इसे कहा जाता है, तो वो है सुश्रुत जी, और इनके द्वारा लिखित पहला जो अंग बताया गया वो है शल्य। शल्य के बाद इन्होंने शालाक्य का उल्लेख किया और फिर काया चिकित्सा के ऊपर आए। ठीक। फिर आगे देखिए, हम लोग चरक की बात करें, चरक में सबसे पहले काया चिकित्सा बताया, मेडिसिन, फिर शालाक्य ENT, शल्य सर्जरी, विष गर्भ वैरोधिक प्रशमन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, एग्जाम में पूछा जाता है कि आचार्य चरक ने आगत तंत्र के लिए कौन सा नाम दिया, या टॉक्सिकोलॉजी के लिए क्या नाम दिया, तो उसका आंसर है विष गर्भ वैरोधिक प्रशमन। यहीं पर देखिए, इसको आचार्य चरक ने 4थे नंबर पर रखते हुए विष गर्भ वैरोधिक प्रशमन कहा। आचार्य सुश्रुत ने इसी को आगत तंत्र कहा 6ठे नंबर पर, और इसी को वाग्भट ने दंष्ट्रा भी कहा, वो भी 6ठे ही नंबर पर। ठीक। तो पहले ये भी याद करिएगा, इसी को जांगुली भी कहा गया है। कौटिल्य अर्थशास्त्र में इसी के लिए एक नाम दिया गया, जांगुली। कौटिल्य अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो विष्णुगुप्त जी ने, जिनको हम चाणक्य भी कहते हैं। ठीक। विषग्रह वैरोधिक प्रशमन, चरक संहिता, आगध तंत्र, सुश्रुत संहिता, और दंष्ट्रा मतलब होता है दाढ़, जो दांत दाढ़ होती है सांप आदि की, उसके संबंधित ये रखा गया दंष्ट्रा। फिर बात आती है भूत विद्या की। भूत विद्या, जिसको कि हम साइकोलॉजी, साइकियाट्री, या जो मानस चिकित्सा के अंतर्गत हम लोग इंक्लूड करते हैं, कौमार वृत्ति। एक बात समझिए, मैं भी कौमार वृत्ति के बारे में बता रहा हूँ। इसके बाद है रसायन, जो कि जीरियाट्रिक मेडिसिन है। आप लोगों ने च्यवनप्राश के बारे में सुना होगा। 39 मेडिसिन है, उसमें क्वास द्रव्य 39 है। आप लोग फार्मासिस्ट का एग्जाम देने जा रहे हैं। 6 प्रक्षेप द्रव्य हैं, और आंवले की संख्या 500 बताई गई है।
जो च्यवनप्राश रसायन सबसे ज्यादा फेमस रसायन जो लोगों को पता रहता है, उस दृष्टि में रसायन और फिर वाजीकरण का उल्लेख, वाजीकरण एफ्रोडिसिएक प्रॉपर्टी, इसका उल्लेख किया गया। यहाँ पर आप देख रहे हैं कौमार भृत्य, जिसको कि हम लोग बाल चिकित्सा के रूप में जानते हैं। आचार्य वाग्भट ने इसको बाल चिकित्सा के रूप में लिखा, आचार्य सुश्रुत ने इसको कौमार भृत्य के नाम पर लिखा। जब आप कभी मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम देने जाए तो वहां पर लोकेशन पूछा जाता है कि किस नंबर पर इसका उल्लेख है। आप स्टाफ नर्स का पेपर देने जाए वहां पर पूछा जाता है। आप फार्मासिस्ट का पेपर देने जा रहे हैं वहां पर भी ये पूछा जाता है कि कौमार भृत्य किस नंबर पर उल्लेखित है। तो चरक में छठे में, सुश्रुत में पांचवें में और आचार्य वाग्भट में दूसरे नंबर पर कौमार भृत्य को स्थान दिया गया। आप सभी नोटिस कर रहे होंगे कि इस पूरे प्रकरण में कहीं पर भी गायनी, स्त्री या प्रसूति का उल्लेख नहीं है। तो मैं आपको बताऊं कि कौमार भृत्य आयुर्वेद का जो अष्टांग विभाजन है, इसी कौमार भृत्य के अंतर्गत ही दो चीजें और इंक्लूडेड हैं, स्त्री रोग और प्रसूति रोग। प्रसूति रोग का भी उल्लेख इसी के अंतर्गत किया गया, डिवीजन ही, मतलब ये डिपार्टमेंट ही इसी के अंदर डाला गया। लेकिन कालांतर में, मतलब अभी अगर कहा जाए तो 30-35 साल पहले की बात है कि कौमार भृत्य से इस डिपार्टमेंट को अलग करके स्त्री प्रसूति अलग विभाग आयुर्वेद में बनाया गया। फिर अगर हम इसको ऐसे याद करें तो एक कोड लिखिए, चरक की शास वी भू कौ रवा हुई, की से काय चिकित्सा, शा से शालाक्य, श से शल्य अपहृतक, वी से विषकर वैरोधिक प्रशमन, भू से भूत विद्या, क से कौमार भृत्य, र से रसायन और वा से वाजीकरण। आपके एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि इस कोड को पहले आप याद कर लीजिएगा, चरक के शास्त्र विभूकौ रवा हुई। एक बार क्वेश्चन आया था कि कौमार भृत्य कैसे लिखा जाएगा, मतलब एग्जाम का क्वेश्चन था ये। तो कई जगहों पर कौमार्य भृत्य लिख दिया गया, कई जगह पे कौमार भृत्य लिखा गया। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, ये कौमार भृत्य ये सही शब्द है। कौमार्य या के ऊपर ये गलत शब्द है, ये सही शब्द नहीं है, इसलिए एग्जाम में आप इसको टिक करके आएंगे। फिर बात आती है सुश्रुतसंहिता, शल्यशाला के काय चिकित्सा, इन्होंने भूत विद्या शब्द का प्रयोग किया। अगर कौमार भृत्य, अगर तंत्र, रसायन और वाजीकरण। याद करने के ध्यान में दीजिएगा, रवा सबसे आखिरी में है और सुश्रुत शल्य प्रधान ग्रंथ है। सुश्रुत कोड लिख लीजिए इनका, सुश्रुत शशाका भूत कौआ रवा हुआ, सुश्रुत शशाका भूत कौआ रवा हुआ, शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, भूत विद्या, कौमार भृत्य, अगत तंत्र, रसायन और वाजीकरण। फिर बात आती है अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह वाग्भट द्वय की। इन्होंने काय बाल, इस चिकित्सा को बाल चिकित्सा कहे, और जिसको भूत विद्या चरक और सुश्रुत कह रहे थे, उसी का नाम ग्रह रोग या ग्रह चिकित्सा आचार्य वाग्भट ने लिखा। शालाक्य चरक में, शालाक्य सुश्रुत में, इसी को ही ऊर्ध्वांग नाम दिया गया है वाग्भट के द्वारा। तो शल्य तो ठीक ही है। दंष्ट्रा के बारे में मैं आपको बता चुका कि विषकर वैरोधिक प्रशमन, विषगर वैरोधिक प्रशमन और अगत तंत्र सुश्रुत का, इसी को ही दंष्ट्रा कहा गया। फिर जरा और विषाण, जरा से रसायन और विष से वाजीकरण का उल्लेख वाग्भट में किया गया। काबाग्र, काबाग्र, कुश दंज विष, वाग्भट का, वाग्भट का बाग, कुश दंज वृक्ष, का से काय चिकित्सा, बा से बाल विद्या, ग्रह से ग्रह,
उ से ऊर्ध्वांग, श से शल्य, दं से दंष्ट्रा, ज से जरा और वृष से वाजीकरण या वृषांग। फिर अगर हम देखें ये उसी का डिवीजन लिखा गया है मॉडर्न मेडिसिन के अनुसार। एक से किसको हम कंपेयर करते हैं तो कार्य चिकित्सा को आप मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, किसी भी प्रकार का मेडिसिन है, सब चीजें मेडिसिन डिपार्टमेंट कार्य चिकित्सा के अंतर्गत आता है। शालाक्य के अंतर्गत ईएनटी, ईयर नोज थ्रोट प्लस आयुर्वेद में ऑप्थेल्मोलॉजी का भी समावेश इसी के अंतर्गत है। और कुल सुश्रुत उत्तर तंत्र के 26 चैप्टर में 26 चैप्टर में शालाक्य का उल्लेख किया गया। शल्य अपहृतक या शल्य सर्जरी में सुश्रुत सूत्र में उल्लेख है, सुश्रुत चिकित्सा में उल्लेख है। विषगर्भ एरोधिक प्रशमन, अगर तंत्र, दंष्ट्रा, इसी को हम फॉरेंसिक या टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। भूत विद्या, ग्रह चिकित्सा, ये साइकोलॉजी या साइकियाट्रिक डिपार्टमेंट में है। कौमार भृत्यक, पीडिया, इसी को ही भागवत ने बाल रोग के नाम से काउंट डाउन किया है। रसायन, जीरियाट्रिक मेडिसिन, इसी को आचार्य वाग्भट ने जरा के अंतर्गत काउंट डाउन किया है। और वाजीकरण, एफ्रोडिसियक प्रॉपर्टी, इसी को ही आचार्य वाग्भट ने वृषाण शब्द के नाम से इंगित किया है। ये एक टॉपिक अष्टांग आयुर्वेद जो सबसे पहला टॉपिक है उसको मैंने यहाँ पर कवर किया है आप लोगों के जानकारी के लिए। बेस्ट जिनको भी और क्वेरीज हो वो सभी कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लास पढ़िए, सभी सिलेक्ट होइए, ऐसी भगवान से प्रार्थना है और उम्मीद भी करते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। सभी लोगों को नमस्कार, राम राम, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, शंभू, जय माता दी।